रूस देश में एक राजा और रानी शासन करते थे। उनके 3 बेटे थे जो अब विवाह योग्य उम्र को पहुंच चुके थे। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ, मगर मैं तुम्हारे लिए कोई दुल्हन नहीं खोज पाया, इसलिए अब तुम तीनों अपने अपने धनुष बाण उठाओ और जहाँ भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहीं से तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने राजा के आदेश का पालन किया। उन्होंने अपने धनुष से तीर छोड़े। सबसे बड़े बेटे का तीर एक किसान के बाग में गिरा और वहाँ से किसान की सुंदर बेटी तीर लेकर आई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जाकर गिरा और व्यापारी की बेटी तीर लेकर लौटी। लेकिन छोटे बेटे का तीर इतनी ऊंचाई पर चला गया कि वह नजर ही नहीं आया। बेचारा छोटा राजकुमार घंटों तीर को खोजता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। खोजते खोजते वह जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के बीचों बीच एक कमल के फूल पर एक मेंढकी बैठी थी। मेंढकी ने अपने मुंह में उसका तीर पकड़ा हुआ था। राजकुमार ने मेंढकी से तीर लौटाने की विनती की। इस पर मेंढकी बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस दूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करोगे। यह सुनकर राजकुमार ने घृणा भरे स्वर में कहा, कैसे कोई राजकुमार एक मेंढकी से विवाह कर सकता है? परंतु वह अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। हार कर उसने मेंढकी को उठाया और महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर उसने अपने पिता राजा को पूरी घटना विस्तार से सुनाई और मेंढकी को दिखाया। राजा ने मेंढकी को देखते हुए गंभीरता से कहा, बेटा, यदि तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से विवाह लिखा है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। उसी दिन महल में तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बड़े दोनों राजकुमारों ने सुंदर कन्याओं से शादी रचाई, जबकि सबसे छोटे बेटे ने मेंढकी से विवाह किया। समय बीतता गया और फिर एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मेरे प्रिय बेटों, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से किसकी पत्नी मेरे लिए सबसे सुंदर कमीज तैयार कर सकती है। तीनों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा स्वीकार की और अपने अपने घर लौट गए। 2 बड़े राजकुमार निश्चिंत थे क्योंकि उनकी पत्नियां कुशल सिलाई कढ़ाई में निपुण थीं, लेकिन छोटा राजकुमार बेहद परेशान था। वह उदास मन से घर पहुंचा तो मेंढकी ने उसे इस हाल में देख लिया। वह उछलती कूदती हुई उसके पास आई और कोमल स्वर में पूछने लगी, स्वामी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? राजकुमार ने उदासी भरे स्वर में कहा, अब तो मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पिताजी ने हमसे कहा है कि हमारी पत्नियां सुबह तक उनके लिए एक सुंदर कमीज तैयार करें। मेंढकी ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले भोजन करिए और फिर चैन से सो जाइए। याद रखिए, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। राजकुमार भोजन करके बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। उसके सोते ही मेंढकी फुर्ती से दरवाजे से बाहर आई और चबूतरे पर जा बैठी। वहाँ उसने अपनी मेंढकी की खाल उतारी और देखते ही देखते वह एक अत्यंत सुंदर युवती में बदल गई। उसने जोर से ताली बजाई और आदेश दिया, मेरी सेविकाएं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसी कमीज तैयार करो जैसी मेरे राजघराने में तैयार की जाती है। रात भर में एक शानदार कमीज तैयार कर दी गई। सुबह जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने देखा कि मेंढकी मेज पर बैठी थी और उसके हाथ में कपड़े में लिपटी एक कमीज थी। वह खुशी से झूम उठा और तुरंत कमीज लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उस समय राजा अपने अन्य बेटों द्वारा लाई गई कमीजें देख रहे थे। सबसे बड़े बेटे ने अपनी कमीज राजा के सामने फैला कर रखी। राजा ने उसे हाथ में लिया, कुछ पल देखा और फिर बोले, यह कमीज तो इतनी साधारण है कि कोई साधारण किसान भी शायद ही पहनना चाहे। इसके बाद दूसरे बेटे ने अपनी कमीज राजा के आगे रखी। राजा ने उस पर एक नजर डाली और कहा, यह तो इतनी खराब है कि कोई बर्तन गढ़ने वाला कुम्हार भी इसे पहनने से मना कर दे। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी थी। उसने धीरे से कपड़े में लिपटी कमीज राजा के सामने खोली। कमीज इतनी भव्य थी कि सबकी निगाहें ठहर गईं। सोने और चांदी के महीन धागों से बुनी हुई वह कमीज शाही रुतबे की प्रतीक लग रही थी। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अब ये हुई बात, यह कमीज सच में किसी राजा के पहनने योग्य है। कमीजें दिखाने के बाद तीनों भाई अपने अपने महलों की ओर लौट गए। दोनों बड़े राजकुमार रास्ते भर बड़बड़ाते रहे, हमने तो बेवजह अपने छोटे भाई की पत्नी का मजाक उड़ाया। अब लगता है कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, जरूर उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति है। कुछ समय और बीता। फिर एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर से दरबार में बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम में से किसकी पत्नी सबसे लजीज खाना बना सकती है। राजा का आदेश सुनकर छोटा राजकुमार फिर से उदास हो गया और धीमे कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो मेंढकी ने उसे चिंतित देखकर पूछा, प्रिय राजकुमार, आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए राजा का आदेश सुनाया। मेंढकी मुस्कुराई और बड़े आराम से बोली, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए। पहले खाना खाइए और फिर आराम से सो जाइए। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उधर राजा के दोनों बड़े पुत्रों ने महल की रसोई से एक वृद्धा को बुलवाया ताकि वह उनके लिए उम्दा खाना बना सके। साथ ही वे यह भी जानना चाहते थे कि आखिर मेंढकी खाना किस तरह बनाती है। वे चुपचाप मेंढकी के घर के पास पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखने लगे। मेंढकी को दोनों भाइयों की चाल समझ में आ गई थी। उसने दिखावे के लिए थोड़ा आटा लिया, उसे बेलकर सीधा आग में डाल दिया, जैसे वह कुछ खास बनाने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। छिपकर देख रहे दोनों राजकुमारों ने यह सब देखा और फौरन अपने अपने घर लौट गए। उन्होंने यह दृश्य अपनी पत्नियों को बताया, जिन्होंने भी वैसा ही करने का नाटक किया। इधर जैसे ही वे चले गए, मेंढकी फिर से बाहर चबूतरे पर पहुंची। मेंढकी की खाल उतारी और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने ताली बजाई और बोली, मेरी सेविकाओं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तैयार करो जैसा मेरे पिता खाया करते थे। अगली सुबह जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने देखा कि मेज पर सफेद कपड़े से ढकी एक थाली रखी थी। उसने थाली का कपड़ा हटाया तो उसमें कई तरह के लजीज व्यंजन सजे हुए थे। ये देखकर वह फूला नहीं समाया और तुरंत उस थाली को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उधर राजा अपने बड़े बेटों द्वारा लाए गए खाने का निरीक्षण कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़े बेटे की थाली खोली। उसमें रखी रोटी इतनी जली हुई थी कि उसकी महक से ही राजा नाराज हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह तो किसी के खाने लायक नहीं, इसे कुत्तों के आगे डाल दो। इसके बाद दूसरे बेटे की थाली खोली गई। उसमें भी वही हाल था, जली हुई रोटी। राजा का
चेहरा और भी कठोर हो गया और उसने वही आदेश दोहराया। अब बारी आई छोटे बेटे की। जैसे ही उसने अपनी थाली राजा के सामने रखी और ढक्कन हटाया, राजा हैरान रह गया। थाली में रखे पकवानों की खुशबू से दरबार महक उठा। राजा ने छक्कर कहा, वाह, ये तो राजभोज से भी उम्दा है। राजा इस स्वादिष्ट भोजन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसी शाम एक भव्य भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। साथ ही उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि वे इस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ लाएं। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरी तीनों बहुओं में सबसे अच्छी नृत्यांगना कौन। एक बार फिर छोटा राजकुमार बहुत निराश होकर महल से बाहर निकल गया। उसके मन में चिंता का सागर उमड़ रहा था। अब तो बात बिगड़ गई। उस बेचारी मेंढकी से नाच कैसे होगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मेंढकी पत्नी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ राजकुमार, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। राजकुमार ने सारा हाल सुनाया और राजा का आदेश भी बता दिया। मेंढकी मुस्कुराई और बोली, ओह, सिर्फ इतनी सी बात। तुम परेशान मत हो, तुम बस इतना करना कि दावत में अकेले चले जाना। मैं तुम्हारे बाद वहाँ पहुँच जाऊंगी। जब तुम्हें गरजने की आवाज सुनाई दे तब मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी सवारी में आ रही है। राजकुमार ने वैसा ही किया। वह महल की दावत में अकेले पहुंचा, जबकि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों संग वहाँ पहले से मौजूद थे। उनकी पत्नियां सजे धजे गहनों और रेशमी कपड़ों में खूब चमक रही थीं। राजा, रानी और बाकी अतिथि सभी भोज के लिए एकत्र हुए ही थे कि अचानक बाहर तेज गड़गड़ाहट हुई और महल की दीवारें थरथरा उठी। सब लोग भयभीत हो गए। तब छोटे राजकुमार ने सभी को संयमित किया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ये मेरी पत्नी है, वह अपने रथ में आ रही है। अब सारे लोग उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखने लगे। सभी मेहमानों की निगाहें दरवाजे पर टिक गई थीं। वे बेसब्री से छोटे राजकुमार की पत्नी की एक झलक पाने को उत्सुक थे। तभी महल के मुख्य द्वार से एक बेहद आकर्षक राजकुमारी भीतर आई, जिसने आसमानी रंग का शानदार गाउन पहन रखा था। उस पर जड़े चांदी जैसे चमकते सितारे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उसे देखते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया और चारों ओर उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। छोटा राजकुमार गर्व से मुस्कुराता हुआ अपनी पत्नी के साथ भोज में शामिल हो गया। उधर राजकुमार के बड़े भाइयों की पत्नियों को उसकी सौंदर्य देखकर जलन होने लगी। भोजन संपन्न होने के बाद राजा ने सभी को नृत्य करने का आदेश दिया। तभी राजकुमार की मेंढकी पत्नी ने नृत्य आरंभ किया। वह धीरे धीरे घूमती हुई इस तरह थिरकने लगी कि हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गईं। सब लोग पीछे हटकर उसके नृत्य को सम्मान और प्रशंसा के साथ देखने लगे। उसके बाद बड़े भाइयों की पत्नियों ने भी नाचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ हिलाए, उनके गहने खुलकर उड़ते हुए सीधे राजा से जा टकराए। राजा अपने ऊपर आ गिरे गहनों से बेहद नाराज हो गया और गुस्से में नृत्य समारोह बीच में छोड़कर वहां से चला गया। इधर छोटा राजकुमार अपनी पत्नी की अनुपम सुंदरता से अभिभूत था, लेकिन उसके मन में एक डर भी चुपचाप घर कर गया, कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से मेंढकी के रूप में लौट आए। इसी चिंता में वह महल से चुपचाप निकला और सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर उसने मेंढकी की पुरानी खाल को उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे आग में झोंक दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी घर आई तो खाल को गायब पाकर वह गहरी पीड़ा से भर उठी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने कहा, तुमने यह क्या कर दिया राजकुमार। बस 3 दिन और इंतजार कर लेते तो हम हमेशा के लिए साथ रह सकते थे। अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। वह यह कहते कहते एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। राजकुमार तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ दूर जाकर वह कोयल अचानक हवा में विलीन हो गई। इसके बाद वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में भटकता रहा, पर उसका कहीं अता पता नहीं मिला। इस खोज में 2 साल बीत गए। अब वह थक कर चूर हो चुका था। उसके वस्त्र फट चुके थे, चेहरा धूल धूसरित हो गया था और दाढ़ी भी बढ़कर झाड़ी जैसी हो चुकी थी। वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और लगातार घूम रही थी, मानो किसी रहस्य को छिपा रही हो। यह दृश्य देखकर राजकुमार बोला, हे झोपड़ी, जरा कृपा करके अपना पिछला हिस्सा पेड़ों की ओर कर लो और मुख मेरी ओर घुमा लो। राजकुमार के इतना कहते ही झोपड़ी थम गई और तुरंत ही एक दरवाजा खुला, मानो उसी का इंतजार कर रही हो। राजकुमार निःसंकोच उस झोपड़ी के भीतर चला गया। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे एक वृद्धा दिखाई दी, जिसकी आंखों में अनुभव और रहस्य दोनों की चमक थी। वह बूढ़ी स्त्री बोली, बेटा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में किसे ढूंढते फिर रहे। राजकुमार ने शांति से पूरी बात बता दी, अपनी मेंढकी पत्नी, उसका रूपांतरण, उसकी गलती और अब उसे पाने की बेचैनी। वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, ओह राजकुमार, तुमने जो किया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो राजकुमारी तो बस कुछ ही समय में अपने श्राप से मुक्त होने वाली थी और तुमने उसकी खाल जला दी। राजकुमार ने चौंकते हुए पूछा, कृपया बताइए दादी माँ, आखिर किसने उसे श्राप दिया और क्यों। उसके पीछे की सच्चाई क्या है। बूढ़ी महिला ने नरम स्वर में कहा, बेटा, अभी तुम काफी थके हो, पहले पेट भर खाना खा लो और थोड़ा विश्राम कर लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। बूढ़ी औरत ने बड़े प्यार से गर्म और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, जिसे राजकुमार ने तृप्त होकर खाया। फिर वह कुछ समय के लिए सो गया। थोड़ी देर बाद जब वह आराम करके उठा तो उसने फिर से वही सवाल दोहराया। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, जिस मेंढकी को तुम खोज रहे हो वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी है। उसके पिता, उस राज्य के राजा, को अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा गर्व था। वह यह मानता था कि उसकी जैसी समझदारी किसी में नहीं है, पर दुर्भाग्य से उनकी बेटी उनसे भी अधिक चतुर और समझदार निकली। प्रजा उसकी बुद्धि और विवेक की सराहना करने लगी। यही बात राजा को खटकने लगी। उसे अपनी ही बेटी से जलन होने लगी और वह बार बार यह सिद्ध करने की कोशिश करता कि असली बुद्धिमान वही है। समय बीता गया और यह खटास बढ़ती चली गई। फिर एक दिन जब राजमहल में राजा की 14वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसने सभा में एक विचित्र ऐलान कर डाला। राजा ने पूरे दरबार के सामने एक विचित्र घोषणा की। उसने कहा, अगर मेरी बेटी को लगता
लगता है कि वह मुझसे अधिक चतुर है तो उसे 3 वर्षों तक मेंढकी के रूप में जीवन बिताना होगा और उसके बाद किसी राजकुमार से विवाह करके एक सुखमय गृहस्थ जीवन भी स्थापित करना होगा। राजकुमार यह सुनकर बेहद व्यथित हो गया। उसने बूढ़ी स्त्री की ओर देखकर कहा, दादी माँ, मैं अपनी पत्नी को हर हाल में खोज निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। कृपया मुझे मार्ग बताइए। बूढ़ी महिला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी इस समय पुराने हड्डियों के राज्य में एक दुष्ट जादूगरनी के कब्जे में है। वहाँ तक पहुँचना और उसे छुड़ाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह जादूगरनी अपराजय मानी जाती है। आज तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाया। उसकी ताकत उसकी आत्मा में नहीं बल्कि एक रहस्य में छिपी हुई है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है। वह सुई एक अंडे के अंदर है। वह अंडा एक बत्तख के पेट में है। बत्तख एक खरगोश के भीतर छिपी है और वह खरगोश एक पत्थर के डिब्बे में बंद है। वह डिब्बा एक बहुत ऊंचे ओक के वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर रखा गया है और चुड़ैल उस स्थान की दिन रात निगरानी करती है, जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। यह बताते हुए वृद्धा ने एक चमकता हुआ धागों का गोला निकाला और राजकुमार को सौंपते हुए बोली। राजकुमार ने धागों का गोला जमीन पर फेंका और वह जैसे जैसे आगे लुढ़कता गया वह भी उसके पीछे पीछे घने जंगल की ओर बढ़ता चला गया। कुछ ही देर में वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक विशाल कत्थई रंग का भालू रास्ते के बीचों बीच बैठा था। वह बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। राजकुमार ने तुरंत अपने धनुष से तीर निकालकर निशाना साधा, लेकिन तभी भालू ने इंसानों जैसी आवाज में विनती की, मुझे मत मारो राजकुमार, एक दिन तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। राजकुमार का मन पसीज गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और भालू को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर चलते हुए उसके सिर के ऊपर एक सफेद नर बतख उड़ता दिखाई दिया। राजकुमार ने जैसे ही तीर चलाने के लिए कमान चढ़ाई, उसी क्षण बतख बोली, हे राजकुमार, कृपया मुझे जीवन दान दो, समय आने पर मैं तुम्हारे काम आऊंगा। यह सुनकर राजकुमार ने उस पर भी तीर नहीं चलाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में एक खरगोश झाड़ियों से निकलकर उसके रास्ते को पार करने लगा। राजकुमार ने झट से धनुष उठाया, लेकिन तभी खरगोश भी बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। राजकुमार ने फिर से अपने हाथ रोक लिए और उस नन्हे प्राणी को भी जाने दिया। राजकुमार लगातार चलते चलते एक सुंदर सी झील के किनारे जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक मछली पर पड़ी, जो किनारे पर पड़ी पड़ी छटपटा रही थी, जैसे पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रही हो। वह तुरंत उसके पास गया। तभी मछली ने इंसानी स्वर में कहा, हे राजकुमार, मुझ पर कृपा करो, मुझे दोबारा पानी में डाल दो, क्योंकि आने वाले समय में शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। राजकुमार ने बिना देर किए उसे झील में छोड़ दिया और फिर अपने धागों के जादुई गोले के पीछे पीछे आगे बढ़ गया। शाम होते होते वह एक विशाल ओक के पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ बहुत ऊंचा और घना था और उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक पत्थर का संदूक रखा हुआ था। वह उसे देखकर सोच में पड़ गया कि इस भारी भरकम बक्से को वह नीचे कैसे लाएगा। तभी अचानक वहीं पर वह कत्थई रंग का भालू प्रकट हुआ, जिससे राजकुमार पहले जंगल में मिला था। भालू ने अपनी ताकतवर भुजाओं से पेड़ को पकड़कर पूरी जड़ से उखाड़ फेंका। पेड़ के साथ ही वह पत्थर का बक्सा भी नीचे आ गिरा और टूटकर बिखर गया। बक्से के अंदर से एक खरगोश बिजली की गति से बाहर निकला और भागने लगा। तभी कहीं से दूसरा खरगोश आ गया, वही जिसे राजकुमार ने पहले जंगल में जीवित छोड़ा था। उसने उस पहले खरगोश का पीछा किया और जैसे ही दूसरे खरगोश ने पहले को पकड़ा और फाड़ा, उसके भीतर से एक सफेद बतख उड़ती हुई आसमान में निकल गई। उसी पल वह सफेद नर बतख आ गया, जिसे राजकुमार ने पहले जीवन दान दिया था। उसने बिजली सी तेजी से उड़ती बतख को जोर से मारा, जिससे उसके भीतर छिपा अंडा बाहर निकलकर झील में गिर गया। राजकुमार निराश होकर सोचने लगा कि अब वह अंडा झील से कैसे निकालेगा। तभी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, वही मछली जिसे उसने बचाया था अंडा अपनी मुंह में दबाए किनारे की ओर तैरती आ रही थी। राजकुमार ने वह अंडा उठाया और ध्यान से फोड़ा। भीतर एक बारीक सुई छिपी थी। उसने सुई को मोड़ना शुरू किया। जितनी वह सुई मुड़ती उतनी ही तेजी से वह भयानक चुड़ैल दर्द से कराहने लगी। उसकी सारी जादुई शक्तियां क्षीण होती गईं। जैसे ही सुई टूटी, चुड़ैल का अंत हो गया और उसका काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। राजकुमार अभी सोच ही रहा था कि अब राजकुमारी को कैसे ढूंढे, तभी वह सामने प्रकट हो गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, राजकुमार, तुम समय पर आ गए। एक पल और होता तो सब खत्म हो जाता। दोनों की आंखें मिली और मानो सारा दुख बह गया। वे एक दूसरे का हाथ थामे अपने राज्य लौटे और वहाँ जीवन भर प्रेम, शांति और आनंद से साथ रहे। एक बार जब राजा विक्रमादित्य शिकार खेलकर भूख प्यास से व्याकुल घर आए तो महल के आंगन की व्यवस्था देखकर विचलित हो उठे। किसी बच्चे ने मल त्याग किया हुआ है तो किसी का नाक बह रहा है। ये सब देख वो अपनी भाभी से बोले, क्या आप में थोड़ा सा भी सलीका नहीं है? ये महल का आंगन कम और पशुओं का बाड़ा ज्यादा दिख रहा है। किसी बच्चे ने मल त्याग किया हुआ है तो किसी का नाक बह रहा है। कोई ये सब देख के कैसे भोजन ग्रहण करेगा? तब उसकी भाभी उसे ताना देते हुए बोली, देखूंगी तुमको भी। तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी अबोल्दे को ब्याह कर लाओगे? भाभी के बोल विक्रमादित्य के हृदय में तीर की तरह लगे। वो तैश में आते हुए अपनी भाभी को बोले, अब तो रानी अबोल्दे को ही ब्याह कर यहाँ लाऊंगा। इतना कह विक्रमादित्य बिना भोजन ग्रहण किए हुए ही वापस मुड़ गया और चल पड़ा रानी अबोल्दे के राज्य की तरफ। विक्रमादित्य रानी अबोल्दे की इस बात से भली भांति परिचित थे कि रानी अबोल्दे अप्सराओं से भी सुंदर, विदुषी और सर्वगुण संपन्न स्त्री हैं। बड़े से बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट तक उससे विवाह करना चाहते थे, किंतु रानी अबोल्दे की शर्त थी कि जो
जो कोई भी उसकी चुप्पी को तोड़कर रात के 4 पहरों में उसको 4 बार बुलवा देगा वो उसी के साथ विवाह करेगी। जो भी राजा या राजकुमार ऐसा करने में असमर्थ होता उसे रानी की कैद में रहने की सजा हो जाती। अब तक कोई भी राजा या राजकुमार 4 बार तो क्या 1 बार भी रानी को नहीं बुलवा सके थे। 111 राजा व राजकुमार रानी को बुलवाने का ये असफल प्रयास कर चुके थे, जो अब उनकी कैद में पड़े थे। रानी अबोल्दे ने अपने महल के सामने एक बड़ा ढोल रखवा रखा था। जो कोई भी राजा या राजकुमार रानी से विवाह करने का इच्छुक होता उसे डंके की चोट मार उस ढोल को बजाकर आगाज करना होता था। राजा विक्रमादित्य ने चलते चलते एक योजना बनाई। उसके पास 4 ऐसे अदृश्य वीर थे जो उनके हर हुक्म को मानते थे। राजा विक्रमादित्य उन वीरों के साथ शाम होने से पहले ही रानी अबोल्दे के महल के सामने पहुंच गया और डंका उठा, जोर से ढोल पर दे मारा। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाए और उचित सत्कार किया जाए। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी अबोल्दे 16 श्रृंगार कर अपने महल में पलंग पर बैठ गई और सेवकों को आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य को उनके समक्ष लाया जाए। राजा विक्रमादित्य सेवकों के आग्रह पर रानी अबोल्दे के महल में आ गए और अपनी योजना के अनुसार अपने 4 अदृश्य वीरों को उनके अति सूक्ष्म रूप में अलग अलग स्थानों पर बैठा दिया। एक को रानी के पलंग के पास, दूसरे को रानी के मटके के पास, तीसरे को रानी की खिड़की के पास और चौथे को रानी के हार के पास बैठा दिया और वो खुद भी रानी के समक्ष एक काठ की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया पर रानी अबोल्दे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो उनके सामने ऐसे बैठ गई जैसे कोई पत्थर की मूर्त हो। तब राजा विक्रमादित्य ने रानी के पलंग की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई रानी के पलंग, रानी तो बोलेगी नहीं, अब तू ही कह कुछ बात जिससे कटे रात। राजा की बात सुन रानी के पलंग पर बैठा उसका वीर बोला, महाराज मेरे में इतना दिमाग कहाँ कि आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, अगर आप कुछ सुनाएंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है तो फिर सुनो। एक राजा के लड़के की दोस्ती एक बनिए के लड़के के साथ हो गई। बाल्यावस्था से ही दोनों साथ रहने लगे, साथ शिक्षा ग्रहण करते, साथ खेलते कूदते। दोनों की मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। समय बीता, दोनों जवान हो गए। एक दिन बनिए के लड़के को उसके पिता ने कहा, बेटा अब तुम युवा अवस्था में आ गए हो, ज्यादा दिनों तक बहू का मायके में रहना ठीक नहीं है। तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। पुराने समय में छोटी उम्र में ही बच्चों की शादियां कर दी जाती थीं। जब लड़का लड़की जवान हो जाते तब लड़का लड़की को अपने घर ले आता। बनिए के लड़के ने कहा, पिताजी मैं अपने मित्र राजकुमार जयराज को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। बनिया बोला, बेटा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की आव भगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हो। बनिए का लड़का चंद्रपाल अपने पिता से आज्ञा ले राजकुमार के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा, पर मन ही मन उसे पिता की कही हुई बात खाए जा रही थी कि राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप न हुई तो कहीं उसे बुरा न लग जाए। रास्ते में एक देवी का मंदिर पड़ता था। मान्यता थी कि वहाँ जो कोई कुछ भी मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती। बनिया और राजकुमार भी जब मंदिर के सामने पहुँचे तो वो भी मंदिर में देवी दर्शन के लिए चले गए। चंद्रपाल ने मन ही मन हाथ जोड़ देवी से प्रार्थना की, हे देवी मेरे लिए मेरे मित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी आव भगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हुई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। दोनों चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद चंद्रपाल यानी बनिए के लड़के की ससुराल पहुंच गए। चंद्रपाल का ससुर अपने शहर का बहुत बड़ा जाना माना साहूकार था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके मित्र की खूब अच्छे से खातिरदारी की और 15 दिनों तक उन्हें जाने नहीं दिया तथा बड़े मान सम्मान के साथ उनकी आवभगत की, जिससे चंद्रपाल और राजकुमार बहुत प्रभावित हुए। 16वें दिन चंद्रपाल के बहुत कहने पर उन्होंने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उनको विदा कर दिया। रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की। चलते चलते जब वे देवी के मंदिर के सामने पहुंचे तो बनिए का लड़का अपनी पत्नी और मित्र को थोड़ी देर रुकने के लिए कह मंदिर के अंदर चला गया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो राजकुमार जयराज उसे देखने के लिए मंदिर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। सोचा अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर कलम कर लिया। उधर जब नव विवाहिता चंद्रकला को बहुत देर
इंतजार करते हो गई तो वो भी किसी अनहोनी की आशंका से मंदिर के अंदर गई। जब उसने वहां का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी जोरदार चीख से वातावरण दहल उठा। रोते हुए वो देवी के सामने बोली, हे माँ, ये क्या अनर्थ हो गया? अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूंगी? सब मुझे ही अभागन कह मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब चंद्रकला बोली, हे देवी माँ, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो? मेरी भी बलि ले लीजिए। और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर करूंगी भी क्या? देवी माँ बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार जयराज की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर ज्यों के त्यों रख दो। मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। चंद्रकला ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी माँ ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में चंद्रकला से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। राजा विक्रमादित्य रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग बताओ, अब चंद्रकला किसकी पत्नी हुई? बनिए के लड़के चंद्रपाल के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की? रानी का पलंग बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी ये गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहाँ पड़ा रहता हूँ एक तरफ। ना कभी रानी मुझे झड़काती है, ना कभी बिछाती है। मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। ये सुन रानी अबोलदे गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी ये मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झड़काऊं, हर रोज तेरे ऊपर नई चद्दर बिछाऊं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ चंद्रकला किसकी हुई? तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे रानी, चंद्रकला उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा विक्रमादित्य बोले, मार रे ढोलिया ढोल का डंका। रानी अबोलदे एक बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है आया है कोई मालिक का नेक बंदा जो रानी अबोलदे को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा विक्रमादित्य रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीता, बात भी पुरानी हो गई, दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के माधव का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहागरात वाली रात मोहिनी 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति माधव मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख मोहिनी समझ गई जरूर कुछ बात है। बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? माधव बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आवभगत नहीं की? माधव बोला, नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है। नव विवाहिता मोहिनी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। सकुचाते हुए माधव धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुंवर हर्षवर्धन को एक वचन दिया था जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना ही निभा सकता हूँ। मोहिनी बोली, कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता सकते हैं? माधव ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूँ। मोहिनी बोली, कि कैसा भी वचन हो आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। माधव बोला कि हम दोनों मित्रों ने एक